कर्नाटक राज्य में एक जिला है दक्षिण कन्नड़। इसी जिले के एसपी को जुलाई की शुरुआत में एक पत्र मिलता है। यह पत्र एक सफाई कर्मचारी द्वारा भेजा गया था। इस पत्र को पढ़ते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है। आखिर उस पत्र में ऐसा क्या था जिसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर डीजीपी तक सभी सक्रिय हो जाते हैं। क्या था उस पत्र में, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं ऋतिक और आप देख रहे हैं मधुवाक। दरअसल इसी दक्षिण कन्नड़ जिले में एक जगह है धर्मस्थला। यह एक पवित्र जगह है। इसी जगह पर वर्ष 1995 से 2014 तक एक सफाई कर्मचारी नियुक्त रहता है। इसी के द्वारा वह एक पत्र भेजा गया था। इस पत्र में उसने बताया कि मैंने वर्ष 1995 से 2014 तक धर्मस्थला में काम किया है और काम के दौरान मैंने अपने हाथों से सैकड़ों लड़कियों और महिलाओं की लाशें दफनाई हैं। मैं उसका विटनेस हूँ और मुझे पता है कि मैंने लाशें कहाँ कहाँ दफनाई हैं। आप चाहें तो मैं उनको बरामद करा सकता हूँ। मेरी जान को खतरा है, इसलिए मेरा नाम और चेहरा सामने ना आने पाए। यह पत्र पढ़ते ही एसपी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह तत्काल इसकी सूचना अपने आला अधिकारियों को देते हैं। बात डीजीपी तक पहुंचती है तो तत्काल धर्मस्थला पुलिस स्टेशन में धारा 211 ए बीएनएस के तहत शिकायत दर्ज की जाती है। पुलिस उस व्यक्ति को बुलाकर उसके बयान दर्ज करती है। उसके बाद 11 जुलाई को उसे बेलथांगड़ी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। पेशी के दौरान उसका शरीर पूरी तरह से ढका हुआ था। सिर्फ उसकी आंखें खुली थी जिससे वह सिर्फ देख सके। उसके हाथ में एक शिकायत पत्र और एक थैला होता है जिसमें बताया गया कि इंसानी खोपड़ी है। उसने कोर्ट में दावा किया कि जिन लाशों को उसने दफनाया था उन्हीं में से किसी एक की खोपड़ी वह सबूत के तौर पर साथ लाया है। उसने मजिस्ट्रेट के सामने बताया कि वह 1995 से 2014 तक धर्मस्थला क्षेत्र में सफाई कर्मियों के रूप में काम करता था। इस दौरान उसे क्रूर हत्याओं के बाद शवों को दफनाने के लिए मजबूर किया जाता था। वर्ष 1998 में जब उसने शव दफनाने से इनकार किया और मामले की सूचना पुलिस को देनी चाहिए तो उसके सुपरवाइजर ने उसे बहुत मारा पीटा और उससे कहा कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। इस दौरान वहां पर सैकड़ों की संख्या में लाशों को दबा चुका था और वो दावा करता है कि जितनी भी लाशें आती थी उनमें ज्यादातर महिलाओं और लड़कियों के साथ गंदे और घिनौने कृत्य हुए होते थे। उनके गले पर निशान होते थे और उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर भी निशान होते थे। लेकिन दिसंबर 2014 में जब उसी के परिवार की एक लड़की की लाश आई तो उसे देखकर वह कांप जाता है, क्योंकि उसके साथ घिनौना कृत्य हुआ था। इससे उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसके बाद वह उस जगह को छोड़ देता है और अपने पूरे परिवार को लेकर वहां से किसी अन्य राज्य में चला जाता है। लेकिन उसके जहन से वो बात नहीं जाती। बार बार ये सब चीजें उसकी आंखों के सामने तैरती रहती थी। और आगे बयान में बताता है कि अब वह इंसाफ चाहता है क्योंकि ये राज उसे जीने नहीं दे रहा। जब उससे पूछा गया कि तुमने यह पहले क्यों नहीं बताया तो उसने कहा कि मेरी जान को खतरा पैदा कर दिया गया था। परिवार को भी जान से मारने की धमकियां दी गई थी। उसने अपने परिवार की जान बचाने के खातिर अब तक किसी को कुछ नहीं बताया था। लेकिन अब वह उन लोगों के लिए इंसाफ चाहता है जिनकी चीखें मिट्टी में दफन हो गई और वह लड़ाई आगे लड़ना चाहता है। अगर इस लड़ाई में उसे कुछ हो भी जाता है तो अब उसकी लड़ाई लड़ने को बहुत सारे लोग तैयार हो जाएंगे। आगे उसका कहना था कि मैं अभी किसी के नाम उल्लेख नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो लोग बड़े पावरफुल हैं। अगर मुझे सुरक्षा दी जाएगी तो मैं आगे उनके नाम बताने से कतराऊंगा नहीं। मैं नाम बताने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसकी खबर बाहर आते ही सोशल मीडिया पर यह मामला बहुत तेजी के साथ सुर्खियों में आ गया। जैसे ही यह मामला बाहर आया उस व्यक्ति की सुरक्षा को खतरा और बढ़ने लगा। इसलिए उस व्यक्ति की सुरक्षा की दृष्टि से उसकी पूरी तरह से उसको ढक दिया जाता है। उसके हाथ हों, पैर हों या फिर शरीर का हर एक हिस्सा, बस उसकी आंखों के पास थोड़ी सी जगह छोड़ी गई जिससे कि वो बाहर की चीजों को देख सके। ये मामला लगातार हाई अलर्ट होता चला जाता है। फिर आखिरकार
कर्नाटक प्रदेश के मुख्यमंत्री सामने आए और पत्र लिखकर बताया कि इस मामले में एसआईटी का गठन किया गया है और डीजीपी रैंक के आईपीएस ऑफिसर प्रणब मोहंती के नेतृत्व में लगभग 20 ईमानदार ऑफिसरों की एक टीम तैयार की गई है, जिसमें इंस्पेक्टर, डीएसपी और एसपी रैंक के अधिकारी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट आदेश दिया कि इस मामले की गहराई से छानबीन की जाए और हर हाल में सच्चाई सामने आनी चाहिए। अब उस व्यक्ति के बताए स्थानों पर खुदाई की तैयारी शुरू हो गई। तारीख 28 जुलाई 2025 को उस व्यक्ति को उस जगह ले जाया जाता है। यह जगह नेत्रावती नदी के पास होती है, जहां उसने लगभग 13 ऐसी जगहों को चिन्हित किया। इन स्थानों को 1 से 13 तक नंबर दिया गया। उसने यह दावा किया कि मैंने इन 13 जगहों पर अपने हाथों से सैकड़ों लाशें दफनाई हैं। चिन्हित स्थानों पर बकायदा निशान लगाए जाते हैं। इन 13 जगहों में से 1 से 8 नंबर वाली लोकेशन एकदम नेत्रावती नदी के किनारे पर है। इसके बाद 9 से 12 नंबर वाली लोकेशन नेत्रावती नदी से थोड़ी दूर हाईवे के किनारे पर है। 13वीं जगह पर उसने बताया कि बहुत सारी लाशें दफन हैं। इन 13 जगहों को एसआई टीम अपने कब्जे में लेती है। इन जगहों पर पुलिस फोर्स की तैनाती की जाती है। इसके बाद जेसीबी और मजदूरों का इंतजाम कराया गया। मेडिकल टीम, फॉरेंसिक टीम, एसआईटी और बड़ी संख्या में मजदूर, जेसीबी सब यहां पर पहुंच गए। 29 जुलाई को दोपहर लगभग 12:30 बजे उन स्थानों पर खुदाई शुरू हुई। मीडिया के कैमरे भी इस घटनाक्रम को कवर करने के लिए वहां पहुंच गए। 29 जुलाई को बेहिसाब बारिश पड़ रही थी और बारिश पड़ने के कारण मजदूर अपना काम सही से नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वह बार बार जितना गड्ढा खोदते उससे ज्यादा उसके अंदर पानी भर जाया करता था। लगभग 6 घंटे तक एक नंबर स्थान पर खुदाई का काम चलता है, लेकिन उस दिन वहां पर कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि पहला दिन था और बारिश की वजह से सही से खुदाई नहीं हो पाई। पहले दिन खाली हाथ लौटते हैं। अगले दिन 30 जुलाई को फिर से खुदाई शुरू होती है। उस दिन बारिश कम थी, इसलिए साइट नंबर 2 से साइट नंबर 5 तक कुल 4 स्थानों पर खुदाई की जाती है, लेकिन इन जगहों पर भी ज्यादा कुछ नहीं मिलता। यहाँ खुदाई में एक ब्लाउज, एक एटीएम कार्ड और एक पैन कार्ड मिला। जब इसकी जांच पड़ताल की जाती है तो पता चला कि यह एटीएम कार्ड बेंगलुरु के नेलमंगला की रहने वाली सिद्ध लक्ष्मा नाम की महिला का है और पैन कार्ड उसके बेटे सुरेश का। अब पुलिस वहां पता करने के लिए मौके पर जाती है तो पता चला कि सिद्ध लक्ष्मा तो अभी जिंदा है और बुजुर्ग है, लेकिन उनके बेटे सुरेश की मौत हो चुकी है। वो बताती है कि 5 साल पहले उसका बेटा धर्मस्थला में दर्शन करने गया था। उसी दौरान उसका एटीएम कार्ड, पैन कार्ड और कुछ जरूरी कागजात वहीं गिर गए थे। उसने ढूंढने की तमाम कोशिश की, लेकिन नहीं मिले। आखिरकार साइट 2 पर जो एटीएम और पैन कार्ड मिले, उसकी हकीकत भी सामने आ गई। 5 स्थानों की खुदाई के बाद नकाबपोश व्यक्ति का वकील प्रेस रिलीज करता है। यह प्रेस नोट हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उस प्रेस नोट में उसने 13 जगहों की लिस्ट जारी कर बताया कि किस जगह पर कितनी लाशें दफनाई गई हैं। साइट नंबर 1 से लेकर 3 तक सभी पर 2-2 लाशें, साइट नंबर 4 और 5 पर 6-6 लाशें, साइट नंबर 6 से 8 तक कुल 8 लाशें, साइट नंबर 9 पर 6 से 7 लाशें, साइट नंबर 10 पर 3 लाशें, साइट नंबर 11 पर 9 लाशें, साइट नंबर 12 पर 4 से 5 लाशें और साइट नंबर 13 पर इन सबसे ज्यादा लाशें दफन हैं, जिनकी संख्या उसमें नहीं दर्शाई गई। अब तक 5 जगहों पर खुदाई हो चुकी है, लेकिन कोई लाश नहीं निकली। इससे उस गवाह पर सब शक करने लगते हैं कि पता नहीं ये सच बोल भी रहा है या नहीं। उसके बाद आती है 31 जुलाई। इस दिन फिर से जेसीबी मशीन और मजदूर साइट पर पहुंच जाते हैं और साइट नंबर 6 की खुदाई शुरू होती है। बारिश की वजह से मिट्टी गीली थी, इसलिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट का कहना था कि बड़ी बड़ी मशीनों से खुदाई ना करके मजदूरों से खुदाई कराई जाए। खुदाई शुरू होती है और जब खुदाई लगभग 6 फीट पहुंची तो मजदूरों को एक कंकाल दिखता है। वहां लगभग मानव की 25 हड्डियां निकली, जिसमें 2 जांघों की हड्डियां, 5 दांत और जबड़े होते हैं। मजदूरों ने हाथों से एक एक कर हड्डी को बाहर निकाला
और निकालने के बाद उसे फॉरेंसिक टीम के हवाले कर दिया। टीम ने उन्हें जांच हेतु फॉरेंसिक लैब में भेजा, यह पता करने के लिए कि यह पुरुषों के कंकाल हैं या किसी महिला के। साथ ही इसकी मौत का कारण भी पता चल सके कि यह नेचुरल मौत है या इसको मारा गया है या फिर कोई और वजह है। इसका जवाब तो लैब रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। अब अगले दिन 1 अगस्त 2025 को फिर से खुदाई शुरू होती है और साइट नंबर 7 और 8 पर खुदाई होती है, लेकिन खुदाई के बाद वहां पर ऐसा कुछ नहीं मिलता। फॉरेंसिक एक्सपर्ट का कहना है कि बहुत लंबा समय गुजर जाने के कारण लाशें पूरी तरह से गल गई होंगी और नदी का एरिया होने के कारण वहां काफी नमी है, इसलिए शायद हड्डियां भी पूरी तरह से गल गई होंगी। इसलिए इस मामले की अभी जांच करना बहुत जरूरी है। हालांकि अब तक जितनी जगह पर खुदाई की गई है वहां पर 6 नंबर साइट से कुछ कंकाल मिले हैं। इस वीडियो की रिकॉर्डिंग होने तक 11 नंबर साइट की खुदाई चल रही है। इसमें से भी कंकाल मिले हैं, लेकिन इनकी गिनती अभी बाकी है। शिकायतकर्ता के अनुसार साइट नंबर 9 से 13 बहुत इंपॉर्टेंट है और इन साइटों के आसपास भी खुदाई होनी चाहिए, तभी सारी लाशें बरामद हो पाएंगी। अब इसके बाद जो खुदाई होगी तो उससे आखिरकार पता चल ही जाएगा कि वहां पर कितनी लाशें दफन हैं। इसी बीच अफवाहों का भी दौर शुरू हो जाता है। सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें चल रही हैं। इस समय लगातार लोगों के गायब होने के प्रार्थना पत्र आ रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस का एक पूर्व अधिकारी जो फिलहाल आरटीआई एक्टिविस्ट है, जिनका नाम है गिरीश, इन्होंने आरटीआई के तहत जब बेलथांगड़ी पुलिस स्टेशन से पिछले 15 वर्षों के दौरान दर्ज अज्ञात अप्राकृतिक मौत के मामलों की जानकारी मांगी तो जन सूचना अधिकारी ने बताया कि मांगे गए रिकॉर्ड अब मौजूद नहीं रहे, क्योंकि उन्हें विभिन्न सरकारी नियमों और प्रक्रियाओं के तहत नष्ट कर दिया गया। गिरीश का दावा है कि यहाँ पर 100 नहीं बल्कि लगभग 500 लाशें मिलेंगी, क्योंकि जब जब उसने शिकायत की है तब या तो उस पर मानहानि का केस ठोका गया या फिर उसके पास करोड़ों रुपए का नोटिस भेज दिया गया और उसको बेवजह परेशान किया जा रहा है। इससे पता चलता है कि जो भी लोग इसके पीछे हैं वो वाकई बहुत ताकतवर हैं। कर्नाटक प्रदेश के एक पूर्व डीजीपी का कहना है कि यह वाकई अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली बात है कि इस मामले में न केवल इस मंदिर के आसपास है जांच की जानी चाहिए, साथ ही जो पुलिस स्टेशन में 1995 से लेकर आज तक जो भी यहाँ पर तैनात रहा उस हर एक अधिकारी से पूछताछ होनी चाहिए कि आखिरकार उसका क्या रोल रहा। पहले भी गायब होने की शिकायतें जरूर आती रही होंगी, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से क्या कार्रवाई की और नहीं की तो क्यों नहीं की, यह वाकई बड़ा सवाल है। यहाँ एक छोटी सी जानकारी हम आपको और बताना चाहेंगे कि ये धर्मस्थला जो जगह है वह अभी धर्मस्थला पुलिस स्टेशन के अंडर है, लेकिन पहले यह बेलथांगड़ी पुलिस स्टेशन में आता था। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने पर वर्ष 1986 में धर्मस्थला में नया पुलिस स्टेशन बनाने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन 2015 में जाकर धर्मस्थला पुलिस स्टेशन बना। इसलिए पुराना डेटा अभी भी बेलथांगड़ी पुलिस स्टेशन में ही है। लेकिन जैसे ही उस नकाबपोश सफाई कर्मचारी ने पत्र लिखकर अपनी पूरी कहानी बयां की है, उससे पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है कि कैसे एक धर्म की जगह पर लड़कियों का शोषण होता था और केवल शोषण ही नहीं बल्कि उनकी हत्या करने के बाद उनको वहां पर दफन कर दिया जाता था। अब यह जांच से ही पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। लेकिन इसी बीच 1 अगस्त की रात को शिकायतकर्ता को एसआईटी के ही एक सदस्य ने केस वापस लेने की धमकी भी दी है। यह बात उसके वकील ने एसआईटी को लेटर लिखकर बताया। लेटर में बताया गया कि इंस्पेक्टर मंजूनाथ गौड़ा ने उसको धमकी दी है कि केस वापस ले लो, नहीं तो तुम्हें एक लंबा समय जेल में गुजारना पड़ सकता है। अब आप इस बात से समझ सकते हैं कि इसमें जिसका भी हाथ है उसकी पकड़ कितनी मजबूत है। यह कहानी अभी बाकी है दोस्तों। आगे की अपडेट हम आपको देते रहेंगे और अगले वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि धर्मस्थला क्या है और यहाँ का इतिहास क्या है और क्यों ये जगह इतनी फेमस है। धन्यवाद।